हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का राधे जीएस इनसाइड में। और जैसा कि हम लोग बीपीएससी अर्थात बीपीएससी के एडीओ अर्थात सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए सामान्य अध्ययन का हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और ये यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट है। 25 प्रैक्टिस सेट है टोटल। और आज हम लोग उसी क्रम में दूसरा सेट को देखेंगे। इसमें पहला सेट हो चुका है और वो प्लेलिस्ट में है, और जो आप उसे नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न ये कह रहा है कि 13वीं शताब्दी में, देखिए इसमें आप सभी लोग पता होगा कि इसमें चौथा एक पांचवा ऑप्शन भी दिया रहता है, जो उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक सदी। तो हम लोग चारों प्रश्न देखेंगे, और जो मुझे जहां लगेगा कि हाँ, पांचवा मतलब ऑप्शन सही है या गलत मतलब सही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्योंकि उस बोलने में थोड़ा मतलब ज्यादा टाइम भी लग जाता है। तो उसको हम लोग छोड़ते जाएंगे। जहां जरूरत होगा हम खुद ही बोल देंगे उसको। तो देखिए, पहला प्रश्न इसमें कह रहा है कि 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था। इसको हम लोग थोड़ा छोटा करते हैं। अब देखिए, तो तिरहुत मतलब मतलब बिहार के किस जिले के राजा के साथ उसने युद्ध किया था भाई? तो तिरहुत के राजा के साथ, सारण के राजा से, या चेरो के सरदारों से, या उज्जैनिया सरदारों से? इसका सही आंसर हो जाएगा तिरहुत के राजा से, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। देखिए, दूसरा प्रश्न कर रहा है कि राजकोषीय घाटा क्या है? देखिए, सीधे से प्रश्न पूछ दिया है कि राजकोषीय घाटा। तो देखिए, पहला दिया है राजकोषीय घाटा, तो ऑप्शन क्या दिया है? पहला कुल व्यय और कुल प्राप्तियां। तो देखिए, कुल व्यय और कुल प्राप्तियां क्या होता है ना कि ये बजटीय घाटा हो जाता है। ये क्या हो जाता है? कुल व्यय और कुल जो प्राप्तियां होते हैं, ये बजटीय घाटा हो जाता है। दूसरा बी ऑप्शन है कि राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियां, तो ये भी नहीं होगा। पूंजीगत व्यय, सी कर पूंजीगत व्यय में से पूंजीगत प्राप्तियां घटा देंगे, उसमें से बाजार ऋण भी घटाएंगे, तो ये राजकोषीय घाटा, तो ये भी नहीं होगा। देखिए, डी ऑप्शन दिए ना, बजटीय घाटे का योग सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व, तो ये क्या है, सही है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसको हम लोग थोड़ा मैथमेटिकल फार्मूला में लिखे ना, जैसे कि ऊपर दिया है बजटीय घाटे का, तो देखिए राजकोषीय घाटा क्या हो जाता है, इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक। ये थोड़ा इस पे लिखा नहीं जा रहा है अभी ठीक से, तो खैर आप लोग समझ जाइए। देखिए, राजकोषीय घाटा क्या हो जाएगा, ये बजटीय घाटा होगा, मतलब बजटीय घाटा का योग होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, सरकार का मतलब इसी में प्लस क्या होता है, सरकार का ऋण। अब प्लस क्या होता है, सरकार की देयता है। तो ये हो जाता है बजटीय घाटा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आप। देखिए, अगला प्रश्न क्या रहा है, प्रश्न संख्या 3 क्या है कि भारतीय संविधान के लिए, ये छोटा हो गया, हम लोग बड़ा करते हैं इसको। अगला प्रश्न क्या रहा है कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था। कब लाया गया था भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन किया गया था? कब? तो 1950 में, 51 में, या सी 1955, डी कह रहा है 1958। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि प्रथमतः आपत्ति स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? 3 महीना के लिए, बी है 15 दिन, सी 6 महीना, या 1 साल? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 6 महीना। देखिए, अनुच्छेद 352, सभी लोगों को पता होगा 352 के तहत ही आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है, और संसद द्वारा संकल्पित हो जाने के बाद आपातकाल 6 महीने तक रहता है। कब तक? 6 महीने तक लागू रह सकता है। और इसे मतलब 6 महीने के बाद फिर से पुनः इसे लागू करना हो, तो संसद द्वारा पुनः अनुमोदन या स्वीकृति की आवश्यकता होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि निकोलस कापरनिकस प्रसिद्ध हैं। तो निकोलस कापरनिकस किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? तो दूरबीन के आविष्कार के लिए, या यह बताने के लिए कि यह ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी, या कैलकुलस की खोज के लिए, डी है कि मानव शरीर को शल्य क्रिया का अध्ययन करने के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात निकोलस कापरनिकस यह बताने के लिए कि प्रसिद्ध हैं कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, सही है।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 कि उत्तराखंड का कौन-सा जिला तिब्बत से नहीं लगता है? देखिए एग्ज़ाम चूँकि बिहार का है तो ज़्यादातर मैपिंग से जो भी क प्रश्न होंगे ना बिहार से ही संबंधित होंगे। लेकिन फिर भी और ऊटपटांग कोई प्रश्न पूछना हो तो मतलब दूसरी स्टेट से पूछ सकता है, जिससे जैसे कि इसमें पूछा है। तो पूछा है कि उत्तराखंड का कौन-सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है? तो इसमें दे रहा है उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए मतलब एक तरह से अच्छी तरह से मैपिंग हो मतलब मैपिंग के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो फिर भी हम लोग देख लेते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा ना अल्मोड़ा। देखिए अल्मोड़ा जिला है ना तिब्बत से नहीं लगता है, बाकी उत्तरकाशी और चमोली ये तिब्बत से लगते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 कि बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था। तो बिरसा मुंडा का जो कार्यक्षेत्र था, कहाँ था भाई? ये चंपारण में था या रांची में था या बलिया या अलीपुर? तो देखिए जो बिरसा मुंडा का जो कार्यक्षेत्र था, ये रांची में था, जो कि वह उस समय तो बिहार में ही पड़ता था, लेकिन इस समय झारखंड में है। तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कहाँ था? तो रांची में था। तो ऑप्शन नंबर 20 का हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 8वां कर रहा है कि बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम के लिए, जूट के लिए, चमड़ा के लिए या सीमेंट के लिए? इसका सही आंसर हो जाएगा सीमेंट के लिए। जो डालमिया नगर है, ये किसके लिए फेमस है? तो ये सीमेंट के लिए फेमस है। और यहीं पे देखे जाए रेशम के लिए कौन-सा जिला फेमस है? तो रेशम के लिए ना भागलपुर फेमस है। भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी भी कहा जाता है, ठीक है? भागलपुर को क्या कहा जाता है? तो भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है। देखिए और जूट उत्पादन के लिए सबसे मतलब कौन-सा जिला फेमस है? तो देखिए जूट जो है ना, ये जो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ जिला है, जैसे कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मतलब उन जिलों में जूट का उत्पादन ज़्यादा होता है। और चमड़ा उत्पादन के लिए कोई विशेष मतलब जिला फेमस नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। तो ख़ैर इसमें जो पूछा है डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दिया था? कब छोड़ा था भाई? तो असहयोग आंदोलन के समय। तो कौन थे? जयप्रकाश नारायण। तो देखिए जयप्रकाश नारायण तो होंगे नहीं, क्योंकि जयप्रकाश नारायण का मतलब भारतीय आंदोलन में एक तरह देखा जाए तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय ज़्यादातर सक्रिय थे। ये होंगे नहीं। दूसरे कौन है? राजेंद्र प्रसाद, शाहजानंद सरस्वती या राजकुमार शुक्ल? इसमें सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। बिहार के प्रसिद्ध वकील राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी वकालत को छोड़ दिया था। और 10वां प्रश्न है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? देखिए बिहार के जितने भी एग्जाम होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जितने भी प्रश्न पूछते हैं एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से फैक्ट ही होता है। तो सीधे-सीधे बिहार का क्षेत्रफल पूछ लिया है। पहला ऑप्शन दिया है कि 94,200 वर्ग किमी, 94,200 किमी, या बी दिया है 94,316 किमी, या 94,163 किमी, या 94,526 किमी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी होगा, जो कि 94,163 वर्ग किमी होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। अगला प्रश्न संख्या 11 है, अगले पेज में थोड़ा हम लोग देखते हैं इसको। देखिए ये कह रहा है कि भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किमी की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन-सा जिला सबसे छोटा जिला है? इसमें पूछा है सबसे छोटा जिला, तो कौन-सा है इसमें दिया है? शिवहर, अरवल, जहानाबाद या शेखपुरा? देखिए सबसे जो छोटा जिला है ना, ये कौन-सा है बिहार का? ये ये शिवहर ही है। सबसे छोटा जो जिला है कौन-सा है? शिवहर है। और इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो मात्र इसका क्षेत्रफल पड़ता है 443 किमी स्क्वायर। ठीक, 443 किमी स्क्वायर पड़ता है, सबसे छोटा जिला। यहीं पे थोड़ा-सा हम लोग देख लें कि सबसे बड़ा जिला कौन-सा है, तो सबसे बड़ा जो जिला होता है ना बिहार का, ये पश्चिमी चंपारण है। कौन है? ये पश्चिमी चंपारण, जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला से लगा हुआ है। और इसका पश्चिमी चंपारण का जो कि सबसे बड़ा जिला है, तो इसका क्षेत्रफल और जो देखा जाए, तो इसका क्षेत्रफल लगभग पड़ जाता है आपका 5,200 5,229 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल कुल टोटल है, ठीक है? तो सबसे छोटा जिला शिवहर है और सबसे बड़ा जिला चंपारण है। खैर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन था? 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन था? बहार खाँ लोहानी, जलाल खाँ, शेर खाँ या नारिद खाँ लोहानी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा शेर खां। देखिए दक्षिण बिहार में 1530 में
नुहानी वंश को समाप्त करके शेरशाह ने अफ़गान वंश के मतलब अफ़गान वंश या यूँ कहा जाए तो सूर साम्राज्य की स्थापना किया था और इसी को शेरशाह भी कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि पंचेत की जागीर क्या प्रश्न है? तो पंचेत की जागीर बिहार के एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। किसमें वर्णित है भाई ये? तो किसमें? जहांगीरनामा में, तारीख़ शेरशाही में, पातशाहनामा में या आईन अकबरी में? इसका सही आंसर हो जाएगा पातशाहनामा में। देखिए मुगल बादशाह शाहजहां के दरबारी कवि जो एक थे मतलब इतिहासकार अब्दुल हामिद लाहौरी, क्या ना कभी-कभी प्रश्न पूछ देता है, पूछा भी है कि ये पातशाहनामा के मतलब लेखक कौन थे? तो ये कौन थे? हामिद लाहौरी। इसको हम लोग लिखते हैं। देखिए अब्दुल हामिद लाहौरी थे, ठीक? और इन्होंने ही पातशाहनामा का रचना किया था और इसी में पंचेत की जागीर को बिहार के अधीन के रूप में मतलब बिहार के अधीन एक भाग के रूप में दर्शाया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? देखिए प्रीवियस ईयर से कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो ये तो सबको पता ही होगा कि शेरशाह का मकबरा बिहार में कहाँ है भाई? ये दे रहा है सासाराम, बी मनेर में, सी सीतामढ़ी या डी पावापुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सासाराम अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि 2023 में किस देश के सर्जनों ने 2023 में किस देश के सर्जनों ने दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित सूअर का हृदय मानव में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया? देखिए एग्जाम ना क्या ना जनवरी 2026 में होगा और ये करंट अफेयर 2023 का है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाने की बहुत ही कम संभावना होती है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर का मूड कर दिया तो 1-2 साल पहले का मतलब 2-3 साल पहले का भी करंट अफेयर हाल अब तो किसी भी मतलब हर एग्जाम में पुराना लगभग 2 साल 3 साल पुराना करंट अफेयर पूछ ले रहा है। तो खैर इसको जो जो ये प्रश्न है इसको हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है कि 2023 में किस देश के सर्जनों ने दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित सूअर का हृदय मानव में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया? जापान के द्वारा, फ्रांस के द्वारा, यूएसए या यूके के द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूएसए के द्वारा, ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीकों को कैसे जाना जाता है? मतलब क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीकी को जिसके माध्यम से जाना जाता है वो क्या है? बाथ वाटर, फिनटेक या इन्वेस्टोपीडिया या ब्लॉकचेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लॉकचेन अर्थात ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन तकनीकी पर कार्य करती है और एक तरह देखा जाए तो ब्लॉकचेन एक प्रकार का विकेंद्रीकृत बही खाता होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 17 का रहा है रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किसमें दिखता है? रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किसमें दिखता है? दात्र कोशिका अरक्तता द्वारा, रक्त गुल्म द्वारा, हीमोफीलिया द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दात्र कोशिका अरक्तता द्वारा अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? सही है। अगला प्रश्न पूछा है किसी पेड़ की उम्र की गणना की जाती है? किसके माध्यम से भाई किसी पेड़ की उम्र की गणना की जाती है? ये दे रहा है शाखाओं की संख्या की गणना करके। ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि देखिए किसी भी पेड़ की शाखाओं को गिनकर हम नहीं बता सकते हैं कि वो पेड़ कितने वर्षों का हो गया है। बी ऑप्शन कह रहा है जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से। तो देखिए जमीन के ऊपर 1 मीटर ऊपर तने के घेरे के माप से इसके माध्यम से हम लोग पेड़ की आयु को बता सकते हैं, ठीक है? सी की कह रहा है कि सी भी थोड़ा देख लेते हैं, पेड़ की ऊँचाई की माप से तो किसी भी पेड़ की ऊँचाई से हम नहीं बता सकते हैं, ये पेड़ कितने वर्षों का हुआ होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, क्या ना किसी किसी पेड़ की उम्र की गणना क्या ना कि 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से की जाती है और पेड़ को जो काटेंगे देखेंगे ना जितने उस काटने के बाद जितने उसमें वलय दिखाई देते हैं, एक तरह से घेरे दिखाई देते हैं, एक घेरे का मतलब 1 वर्ष मतलब जितने वर्ष वो रहते हैं उतने वलय उसमें बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। अगला कह रहा है पौधे का तना पौधे के सभी हिस्से में भोजन वितरित करने में तथा बीच में ये क्या है मतलब रिक्त दिया है, पूर्ण करना है, में भी मदद करता है। मतलब पौधे का जो तना होता है, सभी हिस्सों में भोजन तो वितरित करता ही है, साथ में और कौन-कौन से उसके कार्य होते हैं। तो ऑप्शन ए दे रहा है भोजन के भंडारण में, पौधे को आकार देने में, श्वसन में या प्रकाश संश्लेषण में। तो देखिए भोजन के भंडारण में भी पौधे का तना जो होता है काम में आता है और पौधे को आकार देने में तो ये भी इसका मुख्य कार्य है। श्वसन में, तो श्वसन में भी एक तरह से ये सहायक ही होता है, ठीक है? तो ये भी सही हो जाएगा और प्रकाश संश्लेषण में, तो प्रकाश संश्लेषण में भी एक तरह से सहायक करता है।
तो इसलिए देखिए चारों के चारों सही है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक है इसका कार्य। अगला प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि कीटभक्षी पौधे मिट्टी में से किसकी कमी से उगते हैं? पानी, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन या कैल्शियम? प्रश्न है कि कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी वाली जगहों पर उगते हैं और ये कीटों का भक्षण कर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि ब्रायोफाइटा, प्रश्न क्या है? ये प्रश्न है कि ब्रायोफाइटा में बीजाणु मात्र कोशिका होती है, क्या होती है? अगुणित होती है, द्विगुणित होती है या त्रिगुणित या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगुणित, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है भाई? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए किसका ऑप्शन क्या दिया है? अमीनो अम्ल, ग्लूकोज का, वसा अम्ल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। देखिए ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय ग्लूकोज का उपयोग करती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा? सही है। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? कोशिका भित्ति प्लस प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन में दिया है कोशिका भित्ति या प्लस प्लाज्मा झिल्ली, या पादप कोशिका में से कोशिका भित्ति निकाल देने पे। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है भाई? और सी क्या कर रहा है? साइटोप्लाज्म प्लस कोशिका भित्ति, या डी कर रहा है प्लाज्मा झिल्ली में से साइटोप्लाज्म निकाल देने पे। तो प्रश्न है कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? तो देखिए प्रोटोप्लास्ट होता है ना, क्या होता है? पादप कोशिका की कोशिका भित्ति के अंदर पाया जाने वाला एक रवेदार जालीनुमा अर्ध तरल पदार्थ होता है और इसकी संरचना क्या होती है कि जल तथा कार्बनिक व अकार्बनिक ठोस पदार्थों से बना होता है। तो ये बना होता है किससे? ये पादप कोशिका में से कोशिका भित्ति निकाल देने से, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 24 कि निम्न में से किसकी क्वथनांक सबसे अधिक होती है? H2O का, या H2S या H2SC या H2T? तो इसका सही आंसर हो जाएगा H2O। देखिए जितने भी ये ऑप्शन दिए हैं ना, इनमें से सबसे ज्यादा क्वथनांक H2O का होता है, अर्थात जल का होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है। ये गैसें कौन-कौन सी हैं? तो N2O, O2, N2O और NO, या NO और O2, या NH3 या HCl। देखिए और जो इसको हम लोग कहाँ गया? हाँ, इसको हम लोग फार्मूला के तौर पे लिखे हैं। या देखिए दो पूछा ना, दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर। तो देखिए दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर क्या बनता है हमारा? NO। NO मतलब नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड, और क्या दूसरा क्या होता है? O2 मतलब ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है और ये NO और O2 होता है, जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड NO और ये ऑक्सीजन O2 होता है। अगला प्रश्न केमिस्ट्री से ही है कि नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई? तो इसमें पूछा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Al2O3 या Al3O2 या N2O या NO2? तो इसका सही आंसर हो जाएगा Al2। हाँ, Al2O3। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Al2O3, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 27 कि निम्नलिखित में से किसे हँसने वाली गैस कहा जाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड या नाइट्रोजन? तो देखिए सब आप सभी लोग पता होगा, ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा जा चुका है कि लाफिंग गैस क्या होता है? तो लाफिंग गैस होता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। हँसने वाली गैस को क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। अगला प्रश्न है कि इमली में कौन-सा अम्ल होता है? क्या पूछा है भाई? इमली में कौन-सा अम्ल होता है? ये कह रहा है मेथोनाइक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या कोई नहीं। तो देखिए इमली में क्या है ना, टार्टरिक अम्ल होता है। कौन-सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और लैक्टिक अम्ल सभी लोग पता होगा कि दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। इस तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। अगला प्रश्न है कह रहा है कि लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है?
ए कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। बी कह रहा है क्लोरीन क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनते हैं। सी कह रहा है कोई प्रतिक्रिया नहीं। डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए क्या रहा है कि लोहे के बुरादे में, तो इसको हम लोग और जो इसके फार्मूला बेस पे लिखे हैं, तो देखिए लोहे के लोहे के बुरादे क्या होते हैं, Fe हो जाएगा। और साथ में क्या है, तनु हाइड्रोक्लोरिक, अर्थात क्या होता है ये 2HCl। इसको हम लोग फार्मूले फार्मूले के बेस पर लिखें तो 2HCl के, और इसको क्या रहा है कि अम्ल डालने से क्या होता है, तो ये बनता है FeCl2। क्या बनता है, FeCl2, अर्थात ये होता है आयरन क्लोराइड, और साथ में निकलता है क्या है H2 अर्थात हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया है कि क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, नहीं ए में दिया है, सॉरी ए में दिया है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही है। बी नहीं होगा, ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक होगा, गैस्ट्रिक जूस, सिरका, रक्त प्लाज्मा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप सभी लोगों को पता होगा गैस्ट्रिक जूस जूस होता है, जो इसका पीएच क्या होता है, 7 से कम होता है, ये अम्लीय होता है, ठीक है। और सिरका भी क्या होता है, अम्लीय होता है, और आप सभी लोग पता है जो भी अम्लीय होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है। लेकिन रक्त प्लाज्मा जो दिया है, इसका इसका जो पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है, अर्थात 7.4 से लेके मतलब कुछ और मतलब थोड़ा-सा इधर प्लस माइनस ही होता है, ठीक है। तो यूँ कहा जाए कि ये इसका जो पीएच मान होता है रक्त प्लाज्मा का 7 से अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 31 का रहा है कि निम्नलिखित में से किसके वंचित हो जाने से धनावेशित हो जाएगा, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, अल्फा कण या न्यूट्रॉन का। आप सभी लोग को पता होगा इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेशित होता है, और जो ये निकल जाएगा तो जो भी मतलब जो जो शरीर होता है ये धनावेशित हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से शरीर क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 डिग्री या 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखिए प्रीवियस ईयर में कई बार ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने पर मेल खाने वाला जो तापमान होता है ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 नेक्स्ट पेज पे है, तो इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा। हाँ, ये कह रहा है कि इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित में से, प्रश्न क्या पूछा है कि इंद्रधनुष, ये कह रहा है कि इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस दिशा की स्थिति में बनता है, सूर्य के ऊपर की स्थिति में, सूर्य के नीचे की स्थिति में, या सूर्य के लेवल पर, या सूर्य के विपरीत दिशा में। तो देखिए जब भी आप लोग देखेंगे जब भी बारिश होता है और थोड़ा थोड़ा ये कहा जाए कि बारिश होते रहता है, और उसी समय और जो सूर्य का प्रकाश भी आ गया, तो मतलब उसी समय इंद्रधनुष बनता है। तो ये हमेशा जब भी बनता है ना, सूर्य के विपरीत दिशा में ही बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ईएनटी स्पेशलिस्ट। ईएनटी मतलब क्या होता है भाई? तो ईएनटी मतलब ईएनटी कान और नाक गला स्पेशलिस्ट कहा जा सकता है इन लोगों को, ठीक है। ईएनटी मतलब ईयर, नोज और ये टीथ टीथ मतलब हाँ, मतलब वही मतलब गला वाला का स्पेशलिस्ट। कान, नाक, गला के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, इन्हीं लोगों को ईएनटी स्पेशलिस्ट कहा जाता है। तो इसमें पूछा है कि ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा निम्न में से किस तरह का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, या समतोलन दर्पण, या समतल दर्पण? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्थात अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण के द्वारा ईएनटी विशेषज्ञों का प्रयोग किया जाता है। आप सभी लोग पता होगा जो अवतल दर्पण होता है ना, छोटे से चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। तो अब गले-वले में, कान-वान में देखना हो तो छोटे से बड़ा चीज़ करके देखना पड़ता है। इसलिए इस क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। हालाँकि यहाँ पे अवतल दर्पण भी नहीं होना चाहिए। यहाँ ल एक हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, अर्थात ऑप्शन नंबर बी ही क्या है, सही है। अगला प्रश्न है ध्वनि के मापन की इकाई को क्या कहा जाता है? वोल्ट, वाट, एम्पीयर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, जो ई ऑप्शन दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि जो ध्वनि का जो मापन होता है ना, वोल्ट नहीं होता है, वाट भी नहीं होता है, एम्पीयर भी नहीं होता है, वो क्या होता है, वो डेसिबल होता है, और डेसिबल किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
वाट जो है ना, ये वाट जो है, ये शक्ति के मापन का इकाई है। आप सभी लोग पता होता है वाट किसका है? शक्ति का। एम्पीयर क्या होता है? तो धारा के मापन की इकाई होता है। और वोल्ट क्या होता है? तो विभवांतर का मतलब विभवांतर मापा जाता है इसे, ठीक है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ध्वनि के मापन के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है और डेसिबल दिया नहीं है, इसलिए ई ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में से आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई मात्रक किग्रा मतलब मात्रक चुनिए। तो ये दे रहा है कि किग्रा सेंटीमीटर, किग्रा सेंटीमीटर, या बी कह रहा है मात्रक विहीन, या सी कह रहा है किग्रा घन मीटर, किग्रा घन मीटर, या उपयुक्त में से कोई, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। यह एक आयामहीन एक भौतिक मात्रा होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ई इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 37। निम्नलिखित में से वो कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान की जाती है? क्या है वो? गैल्वेनोमीटर, जनरेटर, अमीटर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा अमीटर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। देखिए अमीटर के द्वारा ही विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की तीव्रता को मापा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न 38 है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? गेहूँ, चावल, मकई, दलहन। देखिए ऐसे, और लास्ट में ई भी दिया है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बहुत से लोगों को लगेगा कि भाई ये गेहूँ भी खाया जाता है, चावल भी, मकई भी, दलहन मतलब ये सभी खाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया है उपयुक्त में से एक से अधिक। लेकिन ऐसे प्रश्नों को बड़ा ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि ऊपर दिया है भारत की प्रमुख खाद्य फसल। प्रमुख पूछा है, अर्थात प्रमुख जब हो जाएगा तो कोई एक ही होगा। और यही पूछा होता है भारत की खाद्य फसल कौन-कौन से हैं, तो सारे हो सकते थे, लेकिन जब प्रमुख पूछ दिया ना तो कोई एक ही होगा। इस ऐसे में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा कौन-सा प्रयोग किया जाता है? गेहूँ का, चावल का, मकई का या दलहन का। सबसे ज़्यादा जो खाद्य में फसल प्रयोग किया जाता है वो चावल का होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 39 कह रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि 11वीं पंचवर्षीय योजना था कब से भाई? ये 2007 से लेके 2012 तक था। और इसमें क्या था? तो निर्धनता का उन्मूलन, ये तो नहीं था। बी कह रहा है बी कह रहा है कि समाविष्ट आर्थिक वृद्धि, सी सामाजिक न्याय के साथ विकास, या डी अल्पसंख्यकों का विकास। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अर्थात 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था समा समाविष्ट आर्थिक वृद्धि, अर्थात बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? योजना आयोग द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, वित्त मंत्रालय, या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, अर्थात जिसको हम लोग सीएसओ भी बोलते हैं, ठीक है? तो इसके द्वारा ही राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है। राष्ट्रीय अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा मुख्य स्रोत क्या है भाई? भारत के सब आय का सबसे बड़ा मुख्य स्रोत क्या है? तो सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, या व्यापार क्षेत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र, जिस इस सेवा क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? तृतीय क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है? तृतीय क्षेत्र का है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 कि किसी ऐसे व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगार के विपरीत अल्प रोजगारी है जो छिपा हुआ है, को कहा जाता है? मतलब ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? अस्थिर रोजगार, छिपा हुआ रोजगार, प्रच्छन्न बेरोजगारी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। और प्रच्छन्न बेरोजगारी सबसे ज़्यादा ना कृषि में देखा जाता है। आप सभी लोग देखे होंगे कि गाँव में एक छोटा-सा खेत है और उसमें 3 भाई लगे हुए हैं, एक ही खेती करने में। और जो देखा जाए तो तीनों भाई, और जो 10 कट्ठा मतलब 10 कट्ठा खेत में या 10 बीघे के खेत में 10 कुंटल गेहूँ उत्पादन कर रहे हैं। अगर जो 2 भाई उसमें से निकल भी जाएँ, केवल 1 भाई खेती करा दे, तब भी उस खेत का उत्पादन कितना होगा? 10 ही, मतलब जितना हो रहा था पहले उतना ही हो। तो 2 लोग इतना देखा जाए तो उसमें झूठ-मूठ में बेकार में ही लगे हुए थे। उन
के मतलब उत्पादन में उनका कोई योगदान नहीं था। तो ऐसे लोगों को मतलब जिनका उत्पादन में कोई योगदान ना हो, बस केवल नाम के लिए लगे हों, तो ऐसे बेरोज़गारी को क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोज़गारी कहते हैं, ठीक? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 43 कर रहा है कि एनएसओ के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन-सा कथन सत्य नहीं है? पहला कह रहा है, पूछा कौन-सा सत्य नहीं है? देखिए सत्य नहीं है और हाँ मतलब है, इसको बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 27.20 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया था। तो ये तो हमारा सही मतलब ये तो कथन सही है, तो ये हमारा आंसर में होगा नहीं क्योंकि इसमें पूछा है सत्य नहीं है। बी पूछा है कि शहरी क्षेत्रों के लिए शहरी क्षेत्रों को गरीबी रेखा को 33.33 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया था। तो ये भी क्या है? सही है। तो ये भी हमारे आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें गलत पूछा है। सी कह रहा है कि भारत की 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। ये भी सही है, तो हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। तो देखिए डी ऑप्शन हम क्या है? गलत है, क्योंकि भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नहीं बल्कि 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। तो डी गलत है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न की प्रश्न संख्या 44 कि भारतीय अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को देख-रेख संबंधी सेंटर के अनुसार बिहार की अक्टूबर 2020 में बेरोजगारी दर क्या थी? तो देखिए ऐसे प्रश्न क्या है ना कि जो भी मतलब डाटा से पूछते हैं, लेटेस्ट जो डाटा आया होता है, उसी से रहता है। हालाँकि ये 2020 के डाटा से पूछा है, तो ऐसे इतने पुराने प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि उस समय बेरोजगारी दर क्या थी? तो उस समय बेरोजगारी दर लगभग था आपका 9.8% अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 45 कह रहा है कि किन राज्यों ने धारा 348 दो को प्रयोग से उच्च न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दे दी है? आप सभी लोग पता है न्यायालय में जितने उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी भाषा की अभी तक प्रयोग किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हिंदी को भी मान्यता दे दिया गया है, तो ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं? तो ऑप्शन ए कह रहा है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या राजस्थान। बी में कह रहा है राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या दिल्ली। सी है हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड या छत्तीसगढ़। डी है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान। इसमें सही आंसर हो जाएगा मान्यता देने वाले राज्य हैं पहले तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार भी है और उसी क्रम में राजस्थान भी है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 46 का है उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? ए कह रहा है केवल संसद द्वारा, बी है केवल राज्य विधानमंडल द्वारा, सी क्या है संसद और राज्य विधानसभा द्वारा मिलकर, या संसद और राज्य विधानसभा द्वारा एक सामूहिक बैठक में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल संसद के द्वारा। देखिए उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव केवल संसद के द्वारा ही किया जा सकता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और उच्च न्यायालय का जो आर्टिकल है आप सभी लोग पता होगा, आर्टिकल 214 से लेके 232 तक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 47 कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या राज्य के राज्यपाल को। इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? ये राष्ट्रपति को संबोधित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? तो लोकसभा के चुने जाने के लिए सबसे कम मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कह रहा है कि 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम मिनिमम आयु कितनी है? 25 वर्ष। और 21 वर्ष क्या होता है ना, ये ग्राम पंचायतों के सदस्य या कहा जाए कि प्रधानी या जिला परिषद बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। और यही 18 वर्ष जो है वोट देने के लिए आयु है, मतलब 18 वर्ष से कम के लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है अभी। अगला प्रश्न संख्या 49 है 49 कि भारत का महान्यायवादी जिसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो विधि मंत्री द्वारा,
भारत के राष्ट्रपति द्वारा या लोकसभा का अध्यक्ष या प्रधानमंत्री के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। महान्यायवादी जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और सभी लोग पता होगा कि संविधान के अनुच्छेद 76 अर्थात 76(1) के अनुसार, कौन से आर्टिकल, तो 76 या 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। और महान्यायवादी का मुख्य कार्य क्या होता है? ये इनका मुख्य कार्य होता है सरकार को विधि संबंधी सलाह देना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। अगला प्रश्न 50 लास्ट मतलब इसका लास्ट नहीं मतलब 50 प्रश्न ही हम लोग देखेंगे इसमें। तो 50वां प्रश्न कह रहा है कि धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में, राज्यसभा में, या लोकसभा व राज्यसभा दोनों में, या लोकसभा व राज्यसभा दोनों के संयुक्त सत्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। और आज तो अब हम लोग 50-50 प्रश्न देख रहे हैं, 1-2 दिनों में लगभग मतलब एक सेट पूरा एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही।